Hey everyone, this is Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise. And today I'm going to discuss part 4 of OPSC Dental Surgeon Exam Paper 2021. There are 200 questions in this exam paper. That's why it will take 8 parts to complete this series. Okay. So before we start, I request you all to don't forget to like and subscribe my channel. So without further ado, let's get started. The major sign of hypoventilation is options are hypoxia, hypercapnia, cyanosis or dyspnea. Hypoventilation. Hypoventilation means there is respiratory depression. Okay. The hypercapnia may be the first sign of hypoventilation. Okay. तो hypoventilation में क्या होता है कि हाइपर कैप्निया एक्चुअली क्या होता है. हाइपर मीन्स एक्सेसिव, कैप्निया मीन्स CO2, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 जब हो जाता है ब्लड में तो उसे कहते हैं हाइपर कैप्निया. उसमें होता है क्या है कि पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का हाइपर कैप्निया में इंक्रीज़ हो जाता है. ओके, मतलब CO2 जो है वो बढ़ जाता है. नॉर्मल लेवल जो होता है ये CO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज़ 35 to 45 mmHg. अगर ये इससे अबव हो जाए तो इट मीन्स हाइपर कैप्निया. So the correct answer is hypercapnia is the major sign of hypoventilation. और किस किस कंडीशन में होता है ये? न्यूरोमस्कुलर वीकनेस में, ड्रग इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में और समटाइम्स ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम में. ओके, सो द करेक्ट आंसर वुड बी फॉर हाइपोवेंटिलेशन इज hypercapnia. Uthoff's phenomenon is seen in options are cerebral palsy, multiple sclerosis, ataxia और पार्किंसोनिज्म. तो जो उत्थोप्स फिनोमिनन है इट इज़ द वर्सनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड अदर न्यूरोलॉजिकल डीमाइलिनेटिंग कंडीशन. ओके, तो ये किस किस में आपको दिखाई देगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सिम्टम होगा ये और अदर न्यूरोलॉजिकल डीमाइलिनेटिंग कंडीशन में. ओके, अब ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी जो है वो ओवर हीटेड हो जाती है. ओके, इसके कारण जो है जैसे कि हॉट वेदर हो तो उसके कारण भी ये आपको फील होने लगता है कि बॉडी जो है वो ओवर हीटेड हो गया. तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं उसे बोलते हैं उत्थोप्स फिनोमेनॉन और ये किस में आपको दिखाई देता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में. ओके, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद रिएक्टिव आर्थराइटिस इज ऑप्शंस आर शिजेला, क्लेमाइडिया, यर्सीनिया, स्टेफाइलोकोकस एंड द करेक्ट आंसर इज क्लेमाइडिया trachomatis is the most common organism associated with reactive arthritis. Okay, obesity is associated with all except options are estrogen deficiency, growth hormone deficiency, thyroid hormone deficiency or diabetes mellitus and the correct answer is growth hormone deficiency. तो obesity जो है वो typically इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी. तो ग्रोथ हार्मोन जो है डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या हो जाता है? मसल मास जो है वो रिड्यूस हो जाता है और फैट मास जो है इंक्रीज हो जाता है, बट इट डजेंट यूजुअली कॉजेज ओबेसिटी. सो द करेक्ट आंसर इज ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इज द एक्सेप्शन फॉर द ओबेसिटी. ओके, मेजरमेंट ऑफ HbA1c इज रिक्वायर्ड फॉर. तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है लेकिन मैंने इसे एज इट इज़ ही लिखा है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस ना समझ में आए. ऑप्शंस आर मॉनिटरिंग ऑफ डायबिटीज़, स्क्रीनिंग ऑफ कंट्रोल डायबिटीज़, कंफर्मेशन ऑफ डायबिटीज़, स्क्रीनिंग ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एंड द करेक्ट आंसर इज मॉनिटरिंग ऑफ डायबिटीज़. तो मेजरमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन में ग्लूकोज का करते हैं, तो ग्लूकोज का जो मेज़र करते हैं हीमोग्लोबिन में तो किस लिए होता है वो? मॉनिटरिंग ऑफ डायबिटीज़ या कह सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ के लिए. ओके, तो इट प्रोवाइड्स इंडिकेशन ऑफ एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल. ये क्या प्रोवाइड करता है कि कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल है एवरेज ओवर द पास्ट 2 to 3 months में. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज मॉनिटरिंग ऑफ डायबिटीज़. ओके, बैरल चेस्ट इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ लेफ्ट हार्ट फेलियर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, परफोरेटेड लंग और एनासार्कम एंड द करेक्ट आंसर इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. ओके, बैरल चेस्ट किस में दिखाई देगा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में. Which nerve is in relation to anatomical relation of submandibular gland except options are lingual nerve, trigeminal nerve, hypoglossal nerve, marginal mandibular nerve of facial.
नर्व। ओके, तो इसमें क्या है कि आपको जो एनाटॉमिकल रिलेशन होगी सबमैंडिबुलर ग्लैंड के, तो कौन कौन सी नर्व होती हैं, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है लिंगुअल नर्व होती है, हाइपोग्लॉसल नर्व होती है, और मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व और फेशियल नर्व भी होती है। बट एक्सेप्शन क्या होगा, ट्राइजेमाइनल नर्व। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्राइजेमाइनल नर्व जो है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड से एनाटॉमिकली कोई रिलेशन नहीं रखती है, सो इसका एक्सेप्शन होगा। ओके, frequency of malignancy in parotid 80 to 90%, 10 to 20%, 40 to 50%, 30 to 40%, यहाँ भी मिसप्रिंट है। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज 10 to 20%। तो पैरोटिड ग्लैंड में मैलिग्नेंसी रेट क्या होता है 20%, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में 50%, सब लिंगुअल एंड माइनर में 70%। ओके, तो ये आपको याद रखना है, बाकी ग्लैंड्स के भी मैलिग्नेंसी रेट जो है वो कितनी होती है। ओके, तो पैरोटिड में सबसे कम होती है 10 to 20%। ओके, जबकि अगर इंसिडेंस ऑफ नॉर्मल ट्यूमर देखा जाएगा बिनाइन ट्यूमर के लिए, तो सबसे ज़्यादा चांसेस किस में होंगे, पैरोटिड में 80%। ओके, एकदम अपोजिट। कॉमनेस्ट थायराइड मैलिग्नेंसी इज पैपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, एंड द करेक्ट आंसर इज पैपिलरी कार्सिनोमा। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड कैंसर एंड इट रिप्रेजेंट 75 to 85% ऑफ थायराइड केसेस। ओके, तो 75 to 80% केसेस जो होंगे थायराइड में मैलिग्नेंसी के कौन सा होगा, पैपिलरी कार्सिनोमा। हाउ टू फॉलो अ केस ऑफ पैपिलरी कार्सिनोमा बाय विच पैरामीटर, ऑप्शंस आर TSH, T3, T4, थायरोग्लोब्यूलिन, एंड द करेक्ट आंसर इज थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन जो है एक प्रोटीन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द नॉर्मल थायराइड सेल से या फिर थायराइड कैंसर सेल से। ओके, तो ये क्या होता है, थायरोग्लोब्यूलिन जो एक प्रोटीन होता है जो कि नॉर्मल थायराइड सेल से या थायराइड कैंसर सेल से प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है कि थायराइडोटॉमी के बाद भी और रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट के बाद भी अगर थायरोग्लोब्यूलिन बढ़ा हुआ है, इट मीन्स वहाँ पे पैपिलरी कार्सिनोमा जो है वो रेसिड्यू है, मतलब बचा हुआ है। ओके, वहाँ पे मतलब कार्सिनोमा भी सेल्स प्रेजेंट हैं। ओके, TSH लेवल भी इसमें चेक करते हैं टू ऑप्टिमाइज द थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद भी टू डिटेक्ट द थायराइड कैंसर। बट द थायरोग्लोब्यूलिन इज अ मोर स्पेसिफिक होता है टू मॉनिटर द पैपिलरी कार्सिनोमा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी थायरोग्लोब्यूलिन is the best parameter for the papillary carcinoma. Gas gangrene is caused by, options are Clostridium, Staphylococcus, Pseudomonas, Streptococci। तो गैस गैंग्रीन होता क्या है, गैस गैंग्रीन जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है गैस विद इन द टिश्यू। ओके, और ये जो है एक्चुअली गैंग्रीन का सीवियर फॉर्म होता है और ये किसके कारण होता है, क्लॉस्ट्रीडियम परफेंजेंस के कारण। ओके, क्लॉस्ट्रीडियम परफेंजिस बैक्टीरिया के कारण होता है और जो इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड हो जाता है रैपिडली एज अ गैसेस, जैसे गैसेस स्प्रेड होती है वैसे वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है जो और इन्फिल्ट्रेट कर देता है हेल्दी टिश्यू को भी। ओके, तो गैस गैंग्रीन जो है वो जनरली ट्रीटेड एज अ मेडिकल इमरजेंसी एंड इट क्विकली स्प्रेड टू द सराउंडिंग टिश्यू। और किसके कारण होता है, क्लॉस्ट्रीडियम परफेंजिस के कारण। ओके, SIRS, systemic inflammatory response syndrome, consists of, options are hypothermia, white blood cell count, tachypnea, and the correct answer is all of these। तो जो सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम है ये इन सभी से बना होता है। ओके, और इनका ये जो है मेजरमेंट इतना देखा जाता है। चांस ऑफ इन्फेक्शन इन डर्टी सुगरी विदाउट प्रोफाइलेक्सिस इज, ऑप्शंस आर 90%, 40%, 10%, 2%। तो ये मैंने आपको शो किया हुआ है कैटेगरी की, क्लीन कंटामिनेटेड और डर्टी होगा। तो जो इसमें क्या होता है कि विदाउट प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक्स जो है कितने परसेंट होता है इन्फेक्शन के चांसेस, ये आपको शो किया हुआ है। तो डर्टी का पूछा है इसमें, डर्टी सुगरी विदाउट प्रोफाइलेक्सिस 27 to 40%। सो द करेक्ट आंसर इज 27 to 40%। ओके, और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक भी आपको दिया हुआ है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। Benzyl penicillin can be used in the following infection. Options are Streptococcus, Staphylococcus, E. coli और Pseudomonas। तो जो बेंजिल पेनिसिलिन, जिसे पेनिसिलिन जी भी कहते हैं, ये प्राइमरली इफेक्टिव होता है अगेंस्ट किसके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, स्पेशली कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। सो द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेप्टोकोकस। ओके,
For laparotomy, which size scalpel blade should be used? Options are 10, 11, 22, 15 and the correct answer is 22. Standard surgical knot is, options are reef, granny, Aberdeen and glue. एंड तो स्क्वायर नॉट को अपन क्या बोलते हैं, एक और रीफ नॉट भी बोलते हैं. ये एक स्टैंडर्ड सर्जिकल नॉट होती है जो 2 हैंड टेक्निक से यूज़ की जाती है एंड इट इज़ अ सिक्योर्ड नॉट एंड यूज फॉर वास्कुलर सर्जरी. सो द करेक्ट आंसर इज रीफ नॉट. ओके, स्टैंडर्ड सर्जिकल नॉट इज रीफ नॉट. हाइएस्ट प्री मैलिग्नेंट पोटेंशियल इज फॉर विच condition causing oral cancer? Options are erythroplakia, leukoplekia, submucous fibrosis, lichen planus. तो वेरियस ओरल म्यूकोजल लीजन्स होते हैं, जैसे कि रेड लीजन्स होता है जिसे एरेथ्रोप्लेसिया कहते हैं, एंड सम वाइट लीजन लाइक ल्यूकोप्लेकिया. तो ये जो है ये पोटेंशियल फॉर मैलिग्नेंट चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मोस्ट कॉमन वाइट लीजन जो है हैव द लोएस्ट रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन. वाइट लीजन में जो है वो कम चांसेस होते हैं मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के एज कम्पेयर टू रेड लीजन्स के. दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज एरिथ्रोप्लेकिया बिकॉज इट इज़ अ रेड लीजन एंड इट हैज़ अ मोस्ट पोटेंशियल टू रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, स्टेज 4 इन ओरल कैंसर इज एक्सेप्ट. तो ये मैंने आपको शो किया हुआ स्टेज 1, 2 एंड 3 एंड 4. तो इसमें ओरल कैंसर जो है एक्सेप्शन होगा इसका T3, N1, NO. ओके, बाकी सभी जो ऑप्शन है वो इसमें प्रेजेंट है स्टेज 4 में. ओके, ओरल कैंसर के. विच इज़ द कॉमनेस्ट क्लेफ्ट? क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, क्लेफ्ट सॉफ्ट पैलेट. तो यहाँ मैंने आपको परसेंटेज शो किया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट क्लेफ्ट होता है वो होता है क्लेफ्ट पैलेट, जो कि होता है 44% क्लेफ्ट पैलेट ओनली, एंड 24% होता है क्लेफ्ट लिप ओनली, 22% यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एंड 10% बायलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट. So the correct answer is cleft palate, which is most commonest cleft. Okay. Usual time of surgery for cleft lip is at birth, 6 month, 1 year, 2 year. तो क्लेफ्ट लिप के लिए सबसे इजी जो याद रखने का है रूल वो है रूल ऑफ 10, जिसमें 10 वीक ऑफ एज, 10 पाउंड ऑफ वेट, 10 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन. ये सारे 10 के रूल में हैं, तो आपको ये याद रखना है. लेकिन यहाँ पे 3 मंथ नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 6 मंथ, क्योंकि 3 to 6 मंथ के बीच में सर्जरी की जाती है मोस्टली क्लेफ्ट लिप की. ओके, और क्लेफ्ट पैलेट के लिए 1.5 ईयर ऑफ एज जो है तब की जाती है क्लेफ्ट पैलेट के लिए सर्जरी. क्विंसी इज एन एब्सेस ऑफ. ऑप्शंस आर पेरिटॉन्सिलर रीजन, नेक, फ्लोर ऑफ द माउथ, थायराइड. तो क्विंसी क्या होता है? क्विंसी इज ऑल्सो नोन एज पेरिटॉन्सिलर एब्सेस. क्विंसी क्या होता है? पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, जो कि कहाँ पे था? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पस इन पेरिटॉन्सिलर स्पेस दैट इज बिटवीन द कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल एंड सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल. ओके, तो क्विंसी इज एन एब्सेस ऑफ पेरिटॉन्सिलर रीजन. Which of the following is a micro hardness test? Options are Vickers, Rockwell, Gilmore and Brinell. तो ये मैंने आपको शो किया हुआ है. तो जो विकर है वो माइक्रो हार्डनेस टेस्ट होता है. ओके, और नूप भी होता है. नूप ऑप्शन में नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा विकर. ओके, इट इज़ अ माइक्रो हार्डनेस टेस्ट. वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ प्लास्टर कंपेयर टू जिप्सम इज लेसर, ग्रेटर, सेम और वेरिएबल. तो वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ प्लास्टर कंपेयर टू जिप्सम इज ग्रेटर. ओके, तो वाटर सॉल्युबिलिटी जो होती है प्लास्टर की वो ग्रेटर होती है देन द जिप्सम. प्लास्टर जिसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और जिप्सम को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. तो व्हेन प्लास्टर इज मिक्स्ड विथ वाटर तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है टू फॉर्म अ जिप्सम एंड रिलीजिंग हीट इन द प्रोसेस. तो जिप्सम जो है बीइंग द हाइड्रेटेड फॉर्म एंड इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर कंपेयर टू plaster. Okay, so the correct answer is greater. Water solubility of plaster compared to gypsum is greater. Accelerator in ZOE impression paste: zinc sulfate, eugenol, zinc oxide, glycerin. And the correct answer is zinc oxide. Accelerator in zinc oxide eugenol impression paste is typically zinc oxide. Zinc oxide impression paste consists of zinc oxide powder and eugenol liquid, where zinc oxide act as a accelerator and eugenol act as the retarder. So the correct answer is zinc oxide. Okay.
Dustless alginate is produced by reduction of diatomaceous earth, adding heavy metals, coating with dihydric alcohol, altering the matrix. And the correct answer is coating with dehydrating alcohol, डिहाइड्रिक अल्कोहल. डस्टलेस एल्जिनेट किससे प्रोड्यूस होता है? कोटिंग विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल से. एंड दिस प्रोसेस हेल्प टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ एयरबोर्न डस्ट पार्टिकल्स ड्यूरिंग द मिक्सिंग. ओके, विच कैन बी एडवांटेजियस फॉर बोथ. किसके लिए? फॉर बोथ यूजर कंफर्ट एंड हाइजीन. ओके. रिकमेंडेड पॉलीमर टू मोनोमर रेशियो फॉर पैकिंग PMMA. तो इसके लिए क्या होगा? रेशियो होगा करेक्ट 3:1. पॉलीमर मोनोमर रेशियो इज 3:1 बाय वॉल्यूम फॉर द पैकिंग ऑफ PMMA. ओके. Type 4 ZOE is mainly used for cavity liners, permanent cementation, temporary filling or temporary cementation. And the correct answer is cavity liner. ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया हुआ है ZOE का कि टाइप 1 ZOE यूज़ होता है टेम्पररी सीमेंटेशन में, टाइप 2 यूज़ होता है परमानेंट सीमेंटेशन में, टाइप 3 यूज़ होता है टेम्पररी फिलिंग एंड थर्मल इंसुलेशन में, एंड टाइप 4 कहाँ यूज़ होता है? कैविटी लाइनर्स में. ओके. सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनीलिंग, वर्क हार्डनिंग, एज हार्डनिंग, टेम्परिंग. तो सॉफ्ट हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज annealing and this is done for structure which are cold worked. Okay, तो इस टेक्निक में क्या होता है? alloy is mixed, placed in a electric furnace, okay, at a temperature of 700 degrees centigrade for 10 minutes and then rapidly cooled. Okay, so the correct answer is annealing. Softening heat treatment is also called as annealing. Type 3 dental gypsum is class 2 stone, densite, class 1 stone or hydrocal, model or lab plaster. And the correct answer is class 1 stone or hydrocal. So type 3 dental gypsum is also called as class 1 stone or hydrocal and it is characterized by higher strength and hardness when compared to the regular plaster. So इसकी जो strength होती है वो higher होती है, hardness भी ज़्यादा होता है, but इसकी जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस है वो कम होगी व्हेन वी कंपेयर्ड विद द टाइप 4 डेंटल स्टोन. ओके. इन हाई कॉपर अमलगम द फेज विच इज एलिमिनेटेड इज गामा 1, गामा 2, गामा 1 and 2. नो फेज इज एलिमिनेटेड एंड द करेक्ट आंसर इज गामा 2 फेज. व्हेन द गामा फेज इज फॉर्म्ड, ईटा फेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड. तो ईटा फेज कॉजेज the gamma phase to be eliminated with a few hours after its formation. Why? Because gamma 2 phase is the weakest and the most susceptible to corrosion. So the correct answer is gamma 2. Okay. In high copper amalgam, the phase which is eliminated is gamma 2. Okay. Stainless steel having least corrosion resistance. Options are ferritic, austenitic, mertensitic, duplex, and the correct answer is mertensitic. इट हैज़ अ लीस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस. ओके. और वेरी हाई होता है ड्यूप्लेक्स में, और मीडियम होता है फेरेटिक में, और हाई होता है ऑस्टेंटिक में. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.